राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहाँ पे दिन हो या रात हो, सारा दिन चहल पहल रहती है। और एक सुबह करीब 3 बजे एक युवती जिसकी उम्र 22 साल, वह 6 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और उसके शरीर पर कुछ ही कपड़े थे। और तभी एक व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर जाती है और वह शख्स देखता है कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट पे खून निकल रहा है। अब जैसे ही वह शख्स देखता है, वह हैरान हो जाता है। वह फ़ौरन उस लड़की को अपने पास बुलाता है। जैसे ही वह लड़की उसके पास आती है, वह तेज़ तेज़ रोने लगती है, कहती है, मुझे बचा लो, वो लोग मार देंगे। और वह शख्स उस लड़की को दिल्ली के एम्स लेके जाता है, वहाँ भर्ती कराता है। और जब डॉक्टर जांच करते हैं तो पता लगता है उस 22 साल की लड़की के साथ कई लोगों ने गैंग रेप किया है। और वह लड़की बताती है एक व्यक्ति उसमें ऐसा था जिसके 2 पैर ही नहीं थे। अब जैसे ही यह बात पुलिस वालों को पता चलती है और सभी के जहन में एक ही सवाल आता है, वो भी निर्भया कांड का, जो कि 2012 में हुआ था। निर्भया कांड, जिसमें जो सारे आरोपी थे सबको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और जो ये आरोपी हैं जिन्होंने इस 22 साल की लड़की के साथ घटना घटित की, आखिर उनको सज़ा क्या मिलेगी और वो कैसे पकड़े गए। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, और मैं बात कर रहा हूँ उसी के पास एक इलाका है जिसका नाम है काले खां। और वह तारीख थी 11 अक्टूबर 2024। सुबह के करीब 3:15 हुए थे। एक युवती जिसकी उम्र 22 साल, वह उसी सड़क पर सुनसान इलाका था, चली आ रही थी और उसके आंखों में आंसू थे और सड़क बिल्कुल सन्नाटा था। तभी एक युवक जो कि नेवी का अफसर था, वह उस लड़की को देखता है और देखकर ही अंदाज़ा लगा लेता है कि उस लड़की के साथ कुछ बुरा ही हुआ है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट में खून के कुछ ब्लीडिंग हो रही थी। तभी वह उस लड़की को अपने पास बुलाता है और पूछता है, बेटा तुम्हारे साथ यह सब कैसे हुआ। तो वह लड़की कहती है कि मुझे अंकल बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार देंगे। और फ़ौरन वह शख्स उस लड़की को दिल्ली के एम्स लेकर जाता है, वहाँ भर्ती कराता है। और डॉक्टर की सारी टीम उस लड़की को देखती है, उसे पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ किसने और यह क्यों किया है। तो वह कुछ बताने की अवस्था में नहीं थी, क्योंकि वह इतनी ज़्यादा डर चुकी थी। अब जो डॉक्टर की टीम थी उस लड़की की जांच करते हैं तो पता चलता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में अनेक गंभीर जख्म हैं। ऐसा लग रहा है उस लड़की के साथ कई लोगों ने गैंग रेप किया है। और फ़ौरन वहाँ की जो डॉक्टर की टीम थी वह दिल्ली पुलिस को इत्तला करती है। और यह बात जब वहाँ के कप्तान एसपी तक जाती है, वह भी हैरान और परेशान थे कि आखिर वह लड़की इतने रात में क्या कर रही थी। और तभी डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। अब जो पुलिस के अधिकारी उससे लड़की से बात करने के लिए जाते, वह किसी से बात नहीं करते, क्योंकि उसको कुछ ही याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ के जो एसपी थे वह आदेश देते हैं कि एक महिला जो कि सामाजिक कार्यकर्ता की अवस्था में जाएगी और उस लड़की का दिल जीत लेगी और उसे महसूस कराएगी कि वह उसकी कुछ अपनी ही है, तभी वह बात कोई शेयर कर सकती है। तभी दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल उस लड़की के पास जाती है और 3-4 दिन तक रहती है और उससे हर चीज़ पूछताछ करती है, उसको हर चीज़ खाने पीने की देती है। तब वह लड़की उस पर भरोसा दिखाती है और एक ऐसी कहानी बताती है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाले थे। तभी 22 साल की लड़की उस महिला कांस्टेबल से कहती है कि मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और मैंने वहीं पर पढ़ाई की, और जो पढ़ाई के साथ साथ MSW मास्टर ऑफ सोशल मतलब सामाजिक कार्यकर्ता का मैंने कोर्स किया था और उसी के साथ मैंने नर्सिंग का कोर्स भी किया था। तभी मेरी मुलाकात होती है दिल्ली में रहने वाले एक युवक से, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम लोगों में अक्सर बातचीत हुआ करती थी। तभी उस मेरे फ्रेंड जो कि दिल्ली में रहने वाला था, उसने कहा क्यों ना तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई की है और यहाँ पर सोशल वर्कर के कार्यकर्ता भी बहुत हैं, क्यों ना तुम दिल्ली आ जाओ, यहीं से रह कर तुम काम करो और अच्छा भविष्य तुम्हारा हो जाएगा। तब वह लड़की जुलाई के महीने में वह आती है भुवनेश्वर से दिल्ली और दिल्ली में रहकर अपने उसी फ्रेंड के साथ रहने लगती है। यहाँ कुछ ही दिन बीते हुए थे, तभी उस युवक को लगता है कि यह जो लड़की वहाँ से रहने आई है, क्योंकि उसका सारा पैसा खर्चा हो रहा है और कहीं ना कहीं यह लड़की मेरे पर बोझ है।
अब वह लड़की उस दोस्त के वहाँ से भी चली जाती है और पहुँचती है जो कि दिल्ली का ही एक जगह थी, किशनगढ़ इलाका। वहाँ पर एक महिला रहती थी, क्योंकि वह भी सामाजिक कार्यकर्ता थी, और वो जो लड़की भुवनेश्वर यानी उड़ीसा से आई थी वह उनकी दोनों की फ्रेंड थी। अब वह नन के साथ वहाँ पर रहने लगी थी। वहाँ से रहकर सामाजिक कार्यकर्ता वाला पूरा काम करना, अनाथ बच्चों की देखरेख करना, और जो भूखा प्यासा उसके खाना तक खिलाना, मतलब बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे थे, जैसे मदर टेरेसा वाला उसमें पूरा भाव प्रकट था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर इसी बीच उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ख़राब हो जाती है। वह जुलाई लास्ट के ही महीने में वह नन के जहाँ आश्रम में रहती थी वहाँ से वह निकल जाती है, और जो नन थी वह अपनी जो कि उसकी फ्रेंड थी जो कि उड़ीसा की रहने वाली, वह पुलिस थाने जाती है, कहती है कि जो मेरे वहाँ एक फ्रेंड रहती थी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता का काम करती थी वह कहीं चली गई है। अब पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, उसकी देखरेख भी करती है। और तभी एक तारीख थी, जो तारीख थी 11 अक्टूबर और 2024 यानी 10 अक्टूबर, एक दिन पहले वह लड़की जो कि वहीं पास का ही इलाका था, उसी के पास के इलाके में वह रहती थी। क्योंकि वह जब वहाँ से निकली थी आश्रम से तो वह कभी रेलवे स्टेशन पर रहती थी लड़की, या कहीं बस अड्डे पर रहती थी। मतलब उसका मानसिक स्थिति कुछ सही नहीं था, जो मिलता था खाने के लिए वह खा लेती थी। 10 अक्टूबर कि शाम करीब 9 बजे, रात के करीब 9 बजे वह लड़की एक किनारे बैठी थी। तभी एक युवक जिसका नाम था प्रमोद, जो कि दिल्ली का ही रहने वाला था और उसकी कबाड़ की दुकान थी, वह कबाड़ की दुकान बंद करता है और उसी रोड से किनारे आ रहा था। वह लड़की बैठी थी और जैसे ही देखता है वह लड़की मायूस है और ऐसा लग रहा है कि वह कोई बात की टेंशन उसके अंदर है। वह प्रमोद जाता है, उस लड़की से हालचाल पूछता है तो वह लड़की उसको देख कर रोने लगती है और प्रमोद कहीं ना कहीं समझ जाता है कि इसको किसी की ज़रूरत है और यह कुछ भूल गई है। प्रमोद उसको बातों में उलझाता है, उलझाने के साथ ही ले जाता है जो वहाँ का मेट्रो स्टेशन था उसके पास झाड़ी में, उसके साथ गंदा काम करने लगता है। यह सब प्रमोद कर ही रहा था, तभी एक विकलांग जो कि भिखारी का कार्य करता था जिसका नाम था शमशुल, वहाँ पहुँच जाता है और फिर वह भी उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है। अब ये लोग बारी बारी से उस लड़की के साथ संबंध बना रहे थे। तभी एक और युवक जो कि ऑटो ड्राइवर जिसका नाम प्रभु महतो, वह भी उन लोगों को देखता है, कहता है कि मैं भी उस लड़की के साथ वही सब करूंगा जो तुम लोग कर रहे हो। तो वह लड़की के साथ वही सब करता है। करने के बाद अब करीब 1 बज चुका था रात के। अब लड़की वह डरी थी, सहमी थी और वह अंदर से कुछ कर भी नहीं पा रही थी क्योंकि वह एक खुद ही परेशान लड़की थी। तभी वह प्रभु महतो उसको ऑटो में बैठालता है, रिंग रोड के पास जाकर छोड़ आता है और उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि लड़की वैसे भी माइंडली डिस्टर्ब है, किसी से कुछ बता नहीं पाएगी और जो हम लोगों ने कृत्य किया है वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। अब जो रिंग रोड पर वह लड़की को छोड़ते हैं तो वह लड़की पैदल ही निकलती है काले खा जो कि रोड के लिए, जिसकी दूरी वहाँ से 6 किलोमीटर थी और पैदल चलने में 1 से 2 घंटा लगता था। अब वह लड़की अपने जो आधे कपड़े थे वह पहनकर ही वह पैदल चलती है और फिर थक जाती, बैठ जाती। बैठने के बाद 2 घंटे यानी 3:15 पर जब काले खा इलाके में पहुंचती है तभी वह किनारे बैठी ही थी। तभी एक शख्स जो कि आर्मी का था, अफसर था, वह उस लड़की को देखता है। देखने के बाद उस लड़की को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराता है। जो वहाँ के डॉक्टर भी कह रहे थे कि अगर वह आर्मी का अफसर इस लड़की को यहाँ ना लेकर आता तो उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण उसकी लड़की की मौत भी हो सकती थी। अब पुलिस ने यह सब मामला सुना तो उस लड़की के बताए हुए बयान पर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज किया। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि ये आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं और कौन कौन है। लड़की ने एक बात पुलिस वालों को बताई थी, एक ऑटो ड्राइवर था। अब पुलिस वाले काले खा में जाते हैं, 10 टीम गठित होती है। अब शिनाख्त करते हैं ऑटो ड्राइवर की। वह ऑटो ड्राइवर कौन था जो उस रात उस जगह पर था। अब पुलिस वाले 700 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज का चेक करते हैं और उसके बाद 150 ऑटो ड्राइवर से बात करते हैं कि उस रात कौन कहाँ पे था और उसके बाद ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा भी एक व्यक्ति है जो कि विकलांग है। तभी पुलिस को कड़ी मुशक्क़त के बाद यानी 21 दिन के बाद सफलता प्राप्त होती है। तभी पता चलता है जो ऑटो ड्राइवर है जिसका नाम है
प्रभु महतो, जो कि दिल्ली का रहने वाला है और मूल रूप से वह बिहार का रहने वाला है। अब पुलिस उसके घर जाती है, उसको हिरासत में लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। वह सारा सच उगल देता है और जो जो उस रात हुआ था वह सब बताता है। और उसके बाद पकड़ा जाता है शमशुल, जो कि एक विकलांग था, भिखारी था और ये सब नशे के आदी थे। और एक आरोपी जो था जिसने फर्स्ट बार उस लड़की को रोका था, जिसका नाम प्रमोद था, जो कि वही दिल्ली पर रहता था, मूल रूप से वह यूपी के रहने वाला था। अब पुलिस इन सबको हिरासत में लेती है। लेने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने या कहीं इनके बयान दर्ज करा देते हैं, ये अपना गुनाह कबूलते हैं। अब पुलिस इनकी सबकी जो थी चार्जशीट तैयार करती है। और जब यह बात, उस लड़की की बात जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री को पता चलती है, वह दिल्ली सरकार को फ़ोन करते हैं और कहते हैं जिस भी आरोपियों ने इन लड़की के खिलाफ गलत काम किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब सभी लोगों को याद आता है जो निर्भया कांड 2012 में हुआ था, जो आरोपियों ने उस कृत्य को किया था उन सभी को फांसी दी गई थी। आखिर इन लोगों को कौन सी सज़ा दी जानी चाहिए, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।